नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब करवाए जाएंगे, और एक बार जब हम सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे उसके बाद हम एक पीवाई की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आपके 2025 से लेकर 2013 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब आज की क्लास के अंदर हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इसका लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है इनको आप बहुत तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। हमने पहले तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। आपका हो गया प्राइमरी एक्टिविटी, आपका हो गया सेकेंडरी एक्टिविटी, और लास्ट हो गया है आपका टर्शरी एक्टिविटीज। अब ये प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है, टर्शरी एक्टिविटी क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ सकते हैं। अब हम आज आगे चलेंगे। अब आज की क्लास के अंदर हम जो है वो कंपेयर करेंगे कंपेयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। अब मैंने आपको बताया इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क 3 तरह की है। पहली है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी, सेकंड है आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी, थर्ड है आपकी टर्शरी एक्टिविटी। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे कि इन सारी एक्टिविटीज का शेयर कितना है जीडीपी के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक्टिविटीज है कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। फॉर एग्जाम्पल जीडीपी, अगर पूरे इंडिया की जीडीपी अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से प्राइमरी एक्टिविटीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया, और फिर प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं कितने लोग प्राइमरी एक्टिविटी में काम कर रहे हैं। तो हम कंपेयर करेंगे इन तीनों एक्टिविटीज को। ठीक है, चलिए अब देखो कंपेयरिंग दीज 3 सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ऑल सेक्टर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो जनरेट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। जितने भी सेक्टर्स है, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, एक्टिविटीज के अलावा इनको सेक्टर भी बोल सकते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। जितने भी सेक्टर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस करता है सर्विस, और ये बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। बट प्रॉब्लम अराइज व्हेन वी, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, विच सेक्टर प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट। कौन सा सेक्टर ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सा सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट व्हाट टू इकोनॉमी एंड हाउ टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन। कौन सा सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको हम कैलकुलेट कैसे करें। ठीक है, तीनों सेक्टर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और तीनों सेक्टर का कुछ ना कुछ शेयर है जीडीपी के अंदर, और कुछ ना कुछ उनका एम्प्लॉयमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है। सवाल ये आता है कितना शेयर कर रहे हैं और कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और इसको हम कैलकुलेट कैसे करें कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। जीडीपी हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हमको पता चल जाए कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और कौन से सेक्टर का कितना एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन है। तो अब सवाल ये आता है जीडीपी होता क्या है। जीडीपी का अगर अपन फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या प्रोड्यूस भी आप इसको
बोल सकते हो। इसका मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस का मतलब इसको प्रोड्यूस लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पूरे देश के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है। अब प्रोडक्शन दो चीजों को हो सकता है, या तो वो गुड्स का हो सकता है या वो सर्विसेज का हो सकता है, और उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक देश के अंदर 10 कार बनाई और 10 कार की, एक कार की वैल्यू थी 1 लाख, तो आपने टोटल कितना प्रोड्यूस किया, आपने 10 कार प्रोड्यूस करी तो आपने टोटल 10 लाख का प्रोडक्शन करा। अब ये 10 लाख के प्रोडक्शन में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये हमको जानना है। टू मेजर जीडीपी वी टेक वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम ईच सेक्टर एंड नॉट क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। अब जीडीपी प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है वो फाइनल जो वैल्यू है उसको लेते हैं, ना कि क्वांटिटी को। इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल मैं एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर की बात कर लेते हैं अपन, या सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। अब जीडीपी के अंदर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू, ना कि क्वांटिटी ऑफ गुड्स। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने 10 कार बनाई, ठीक है। अब ये 10 कार की जो वैल्यू है, सॉरी इसको इधर लिख देते हैं, क्वांटिटी को यहां लिख देते हैं। 10 कार बनी, एक कार की वैल्यू थी, एक कार इज इक्वल टू 1 लाख, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आपने कितने लाख की गाड़ियां बनाई, 10 लाख की गाड़ियां बनाई। तो हम जीडीपी में जो है वो 10 कार को कैलकुलेट नहीं करेंगे, 10 लाख को कैलकुलेट करेंगे। क्यों कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जांपल मान लो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो है, इसको एक और एग्जांपल से समझो, वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ गुड्स। एक जगह आपने कार बनाई, एक जगह आपने मान लो 10 बाइक बनाई, और उस 10 बाइक की वैल्यू थी, एक बाइक की वैल्यू है 10,000, तो अपन ने टोटल कितनी बाइक्स बनाई, 1 लाख की। अब देखो ये मान लो दो कंट्री है, ये कंट्री ए है और ये कंट्री बी है। अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से देखें कंट्रीब्यूशन, तो दोनों ने 10, एक ने 10 कार बनाई, एक ने 10 बाइक बनाई। तो अगर क्वांटिटी के हिसाब से देखेंगे तो दोनों कंट्री का है बराबर है, दोनों का सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। लेकिन अगर आप वैल्यू की बात करोगे तो वैल्यू कंट्री ए की ज्यादा है, ना कि कंट्री बी की। तो शेयर किसका ज्यादा होगा, कंट्री ए का। समझ में आ रहा है, आप जो है जीडीपी के अंदर वैल्यू को लेते हो, ना कि क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल एक कंट्री बना रहा है एरोप्लेन और दूसरा कंट्री बना रहा है सेफ्टी पिन। वो सेफ्टी पिन करोड़ों में बना रहा हो, वो एक ही प्लेन एक ही बना रहा है। ज्यादा कंट्रीब्यूट किसने किया, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। इसलिए हम जीडीपी के अंदर क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं, ना कि क्वांटिटी। समझ में आया। टू मेजर जीडीपी वी टेक वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम ईच सेक्टर, नॉट द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। हम मान लो कि प्राइमरी सेक्टर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू एक्स है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसकी वैल्यू वाई है, और टर्शियरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू जो है वो जी है। तो हम प्रोडक्शन नहीं लेके एक्स वाई जी ले रहे हैं, ताकि हमको क्लियर आइडिया मिल सके कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। While calculating value of goods produced from each sector, we only take value of final goods and not the value of intermediate goods. अच्छा, अब ये क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझो कि जीडीपी को कैलकुलेट करने के अंदर हम फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। इसको एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल एक जगह है आपका, मैं इसको 1 मिनट बॉक्स में डाल देता हूं, ठीक है। एक नाम है आपका राजू, एक नाम है आपका रवि, एक नाम है आपका रमेश, एक नाम है आपका रोशन, और एक नाम है आपका राजेश, ठीक है। अब ये जो राजू था इसने प्रोड्यूस किया वीट, तो ये कौन से सेक्टर में है, ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। रवि ने जो है उस वीट का क्या बना दिया, फ्लावर, तो ये कौन से सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में। रवि ने ये फ्लावर आगे रमेश को बेचा, और रमेश ने उस जो आटे का बना दिया बिस्किट, तो ये बिस्किट भी कौन से का है, सेकेंडरी सेक्टर का।
और रमेश ने ये आगे बिस्किट जो है रोशन को बेच दिया, और रोशन जो है वो एक शॉपकीपर है, तो इसने क्या किया, ये कौन से सेक्टर में है, टर्शियरी सेक्टर में। और ये जो राजेश है, ये राजेश कंज्यूमर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राजू ने जो वीट प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू कितनी है, 10, ठीक है। ये 10 रुपए का जो वीट है इसने रवि को बेचा, और रवि ने उसका जब आटा बना दिया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20, क्योंकि इसमें वैल्यू ऐड कर दी। इस आटे को जब इसने रमेश को बेचा तो रमेश ने उस आटे का बिस्किट बना दिया, तो बिस्किट की वैल्यू कितनी है, 30। और ये 30 रुपए रमेश ने जब दुकान वाले को बेचा, इसने बेचा उसको 40 रुपए में, और दुकान वाले ने इसमें अपना प्रॉफिट मिला के राजेश को, कंज्यूमर को दे दिया 50 रुपए का। अब मैं बोल रहा हूं जीडीपी के अंदर हम इस 50 रुपए को मानेंगे, इसको हम जो है जीडीपी के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे, ना कि इनको, ठीक है। अच्छा ये देख लो, ये तीनों ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस गुड्स। रोशन ने कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन इसने क्या प्रोड्यूस की, प्रोड्यूस सर्विस, तो इसने अपने सर्विसेज के दाम लिए। अब ये जितने भी यहां से यहां तक के जो है, ये कौन से हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, और जो कंज्यूमर के पास में पहुंचा ये है आपका फाइनल गुड। और ये फाइनल गुड जो है इसके अंदर इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। अब आप इसको एक बार वापस से समझो। अपन मान लेते हैं एक कंट्री है, उसके अंदर तीनों सेक्टर काम कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो रवि ने वहां पर गेहूं प्रोड्यूस किए, और गेहूं उसने 10 रुपए के आगे सेकेंडरी सेक्टर वाले को बेच दिए रवि को बेच दिए। रवि किस में, सेकेंडरी सेक्टर में। रवि ने उस गेहूं का क्या बना दिया, आटा, तो उसके अंदर उसने क्या कर दी, वैल्यू ऐड कर दी। और ये कहां पर हुआ, इंडस्ट्री में, मशीन चक्की चली तो गेहूं का क्या बन गया, आटा। उस आटे को रवि ने रमेश को बेचा, और रमेश ने आटे का क्या बना दिया, बिस्किट, तो उसने और वैल्यू ऐड कर दी। रमेश ने वो बिस्किट बेचे रोशन को, रोशन एक दुकानदार है, रोशन ने वो बिस्किट खरीदे और उसने उसके आगे राजेश को, कंज्यूमर को बेच दिए। तो अगर आप यहां तक देखोगे तो ये वाला जो पूरा है, यहां पर आपका हो रहा है प्रोडक्शन, और लास्ट में हो रहा है आपका कंजम्पशन, ठीक है। तो प्रोडक्शन अपन 3 में बांट दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अच्छा, अब जो ये कंजम्पशन राजेश ने जो 50 रुपए दिए, उस 50 रुपए में रवि वाली कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, राजू वाली भी इंक्लूडेड है, रमेश की भी इंक्लूडेड है, और रोशन की भी इंक्लूडेड है। अब अपन ने क्या बोला, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करती है, वैल्यू, कितनी वैल्यू है उसके हिसाब से हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मानो कि जीडीपी की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या है, टू मेजर जीडीपी वी टेक वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम ईच सेक्टर एंड नॉट द क्वांटिटी। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो 10 रुपए प्राइमरी सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किए, 20 और 30 रुपए अगर इनका मिला दो, सेकेंडरी सेक्टर ने 50 रुपए कंट्रीब्यूट किए, और इसने कितने कंट्रीब्यूट किए, 10 रुपए। तो अगर आप देखोगे, सॉरी 50 यहां पर हो गया और 40 यहां पर हो गया। तो अगर अपन यूं देखेंगे कि हर एक सेक्टर का अगर अपन वैल्यू इंडिविजुअली लेंगे तो टोटल कंट्री में प्रोडक्शन कितना हुआ, 10, 50, 60 और 100 रुपए की चीज आपने प्रोड्यूस की, लेकिन कंज्यूमर को चीज कितने की मिली, 50 की। तो हम जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं लेते हैं, फाइनल गुड की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि वो फाइनल गुड जो है उसके अंदर बाकी पीछे वाली सारी प्राइस इंक्लूडेड होकर आती है। तो हम एक ही बार प्राइस को लेते हैं, ना कि बाकी प्राइजेस को। अच्छा, वो जो फाइनल प्राइस हमने लिए उसमें से हमको क्या पता चलेगा कि किस सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो उसमें आप फिर पीछे जाके देख सकते हो कि इसने 10 रुपए की चीज ली थी, उसमें इसने 10 रुपए ऐड कर दिए, यहाँ पे 10 रुपए ऐड किए, फिर इसने वापस यहाँ पर 10 रुपए ऐड किए, वापस यहाँ पे 10 रुपए ऐड करे। तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन हो गया 10, इसका हो गया आपका, यहाँ 10 ऐड हुआ, यहाँ 10 ऐड हुआ, तो हो गया ये 10, और इसका भी हो गया, सॉरी इसका हो गया 20, इसका हो गया 10, और इसने आगे 10 दे दिए, ठीक है। तो अगर अपन इंडिविजुअल देखेंगे तो हर एक सेक्टर का जो वैल्यू एडेड थे वो 10-10 से बढ़ता गया,
ठीक है, तो एक बार मैं वापस से डेफिनेशन पे आ जाऊंगा। व्हाइल कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फ्रॉम ईच सेक्टर वी ओनली टेक फाइनल वैल्यू एंड नॉट द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो हम फाइनल वैल्यू को लेते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी क्या है? इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। अब ये फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में चलता है। जीडीपी क्या होता है? इट इज अ फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, उसकी फाइनल वैल्यू कितनी थी, उसको जब आप मिला लोगे तो वो बनता है एक देश का जीडीपी। और वो एक देश के लिए कैलकुलेट होती है और एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैलकुलेट होती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, जीडीपी क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? ताकि हमको पता चल सके कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है और किस सेक्टर का कितना एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आगे देखो। अब ये जीडीपी मेजर कौन करता है? सवाल ये आता है, जीडीपी हमने मेजर क्यों की? ताकि हमको पता चल सके कौन से सेक्टर का कितना शेयर है। अब सवाल आता है जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है? तो जीडीपी आपके जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज जो है वो कैलकुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग और वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। पूरे सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती है और स्टेट लेवल पे भी अलग अलग जीडीपी कैलकुलेट होता है। पूरे देश का जीडीपी कैलकुलेट होता है और स्टेट वाइज भी जीडीपी कैलकुलेट होता है कि इस स्टेट की इतनी जीडीपी है। अगर अपन जीडीपी के मामले में देखें तो इंडिया के अंदर स्टेट जो है वो महाराष्ट्र की जीडीपी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो कीमत है। राजस्थान में ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है लेकिन उसकी वैल्यू कम है। महाराष्ट्र में चीजें कम प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वैल्यू ज्यादा है। तो जीडीपी ज्यादा किसकी होगी? जिसकी वैल्यू ज्यादा है। जीडीपी ऑफ इंडिया, अब इंडिया की जीडीपी का अगर वर्ल्ड में बात करें तो सबसे बड़ी जीडीपी है यूएसए की। इसका मतलब यूएसए में सबसे ज्यादा वैल्यू वाले गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। इंडिया की जो है वो 5th लार्जेस्ट जीडीपी है। अपन बोलते हैं ना इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब इंडिया में वर्ल्ड में 5वें नंबर पे सबसे ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। समझ में आ रहा है? आगे देखो, अब हिस्टोरिकल चेंजेस इन दिस सेक्टर्स देखो। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना एम्प्लॉयमेंट देता है, तो उसके लिए हमने जीडीपी कैलकुलेट की। जीडीपी के अंदर हम फाइनल वैल्यू लेते हैं। जीडीपी कौन कैलकुलेट करता है और इंडिया की कितनी जीडीपी है। अब अपन हिस्टोरिकल चेंजेस देखेंगे। अब मान लो कि जैसे पहले हम हंटर गैदरर्स थे, तो हम हंटर गैदरर से हमारी जो इकोनॉमी डेवलप हुई है वो कैसे कैसे डेवलप हुई है, तो आप उसको देखो। सबसे पहले कोई भी कंट्री जो है वो डायरेक्ट डेवलप कंट्री नहीं होती। किसी भी कंट्री की शुरुआत जो है वो अंडर डेवलप कंट्री की शुरुआत से हुई होगी। मतलब वहां पर कम चीजें प्रोड्यूस हो रही है और कम सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब देखो इनिशियल स्टेज सोसाइटीज आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। सबसे पहली अगर किसी ने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करी होगी तो वो एग्रीकल्चर है। तो जितनी भी सोसाइटीज है वो किससे स्टार्ट होती है? एग्रीकल्चर से या प्राइमरी सेक्टर में। तो डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमी का कौन सा एस्पेक्ट है? प्राइमरी एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, जैसे जैसे एग्रीकल्चर हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होती है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। एज टेक्नोलॉजी इंप्रूव इट लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड एंड इनकम ऑफ पीपल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता रहता है। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। और लोगों की इनकम भी क्या होती है? बढ़ती रहती है। पीपल इन्वेस्ट इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तब जब लोगों के पास में पैसा आता है वो लोग उसको या तो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं या टर्शियरी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मान लो कि मैं खेती करता हूं, मैंने खेती की और मेरा प्रोडक्शन बढ़ा तो मेरे पास ज्यादा पैसा है। अब मैं ज्यादा पैसे का क्या कर सकता हूँ? या तो मैं वापस एग्रीकल्चर में डाल सकता हूँ या मैं अपना जो है वो डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ, सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर के अंदर पैसे डाल सकता हूँ। ज्यादातर लोग यही करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा एग्रीकल्चर में वापस इन्वेस्ट कर दिया, बाकी जो है दूसरे सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो जब आप दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करने लगते हो तो वो दूसरे सेक्टर भी क्या होने लग जाते हैं? ग्रो करने लग जाते हैं। शिफ्ट सीन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, अभी मैंने बताया है कि जो सेक्टर है इनका हिस्टोरिकल चेंजेस कैसे हैं। शुरुआत होती है एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ता है और जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसका शेयर जीडीपी में बढ़ता है। शेयर जीडीपी में बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब जो प्राइमरी सेक्टर में इंडल्ज हैं
उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, उनकी तनख्वाह जब बढ़ती है तो वो पैसा क्या करते हैं, दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, और जब वो दूसरे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शिफ्ट देखने को मिलता है कि लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर या टर्शियरी सेक्टर की ओर जा रहे हैं, लेकिन अभी भी प्राइम कौन सा सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर। तो अंडर डेवलप कंट्रीज जितनी भी है, आप बोलते हो ना कि डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज, का मतलब क्या है, अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर प्राइमरी सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो है वो सेकेंडरी सेक्टर इंपॉर्टेंट है, और डेवलप कंट्री के अंदर टर्शियरी सेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो कंट्री जो है सबसे पहले थी अंडर डेवलप कंट्री, और फिर वो बन जाती है डेवलपिंग कंट्री, और फिर वो बन जाती है डेवलप कंट्री। तो इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री में है, प्राइमरी सेक्टर से हमारा शिफ्ट हो चुका है। पहले हमारे यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा हुआ करता था, अभी यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर की कमी आ रही है और दूसरे सेक्टर बढ़ रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज डोमिनेटिंग, डेवलपिंग कंट्री के अंदर कौन सा सेक्टर डोमिनेटिंग है, सेकेंडरी सेक्टर। एज सेकेंडरी सेक्टर ग्रोज दे रिक्वायर मोर एंड मोर सर्विसेज विच हेल्प देम टू ग्रो। जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर बढ़ता है उसको ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन का नेटवर्क चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा सर्विस करने वाले लोग चाहिए जो कंप्यूटर चला सके, ठीक है। तो सर्विसेज की डिमांड बढ़ने लग जाती है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे सर्विस सेक्टर का जो है वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट कर देता है। ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी सेक्टर लीड्स टू ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर। जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा, आप मान के चलो टर्शियरी सेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर बहुत सारी नई चीजों की डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जैसे वो नई चीजों की डिमांड करते हैं तो वो बहुत सारी नई नई सर्विसेज की डिमांड करते हैं, इसकी वजह से टर्शियरी सेक्टर भी बढ़ने लग जाता है। फिर जो है वो कंट्री का ट्रांजिशन होता है डेवलपिंग से डेवलप कंट्री के अंदर। डेवलप कंट्री शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी से टर्शियरी सेक्टर के अंदर शिफ्ट हो गया। डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर, तो डेवलप कंट्री के अंदर सेकेंडरी सेक्टर भी डोमिनेटिंग है और टर्शियरी ज्यादातर टर्शियरी सेक्टर, मतलब कुल मिला के जीडीपी के अंदर अपन शेयर देखें तो टर्शियरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर ज्यादा है डेवलप कंट्री में। टर्शियरी सेक्टर बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर अपन देखेंगे डेवलपिंग कंट्री की, अगर अपन जीडीपी की बात करेंगे तो जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन होगा, प्राइमरी सेक्टर। डेवलपिंग कंट्री के अंदर अपन देखेंगे तो जीडीपी के अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन होगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज या सेकेंडरी सेक्टर। और डेवलप कंट्री की अपन बात करेंगे जीडीपी की, तो सबसे बड़ा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका होगा, टर्शियरी सेक्टर या टर्शियरी एक्टिविटीज का। इसके साथ सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब ये चार्ट देखो, ये चार्ट बता रहा है, ये देखो जीडीपी बाय प्राइमरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। पहले तो इंडिया की जीडीपी कितनी है और उसमें शेयर कितना है। फॉर एग्जांपल 1973 और 2013 का है, तो 1973 में इंडिया की जो जीडीपी थी वो 500 बिलियन के आसपास है, और अगर आज अपन देखेंगे, आज अगर अपन देखेंगे तो इंडिया की जीडीपी जो है वो 5000 करोड़ के आसपास है, ठीक है। 1973 में इंडिया की जीडीपी कितनी है, 500 बिलियन के आसपास। आज कितनी है, मतलब 500 करोड़ के आसपास, और आज कितनी है, 5000 करोड़ के आसपास। तो मतलब हमने पिछले 40 सालों में हमारा प्रोडक्शन कम से कम 10 गुना बढ़ा दिया। 10 गुना क्या, आप 1000 गुना अपन ने बढ़ा दिया। पहले जहां पर आपके 500 बिलियन थे, आज आपके 5000 करोड़ की इकोनॉमी है। शेयर कितना है देखो, ये ग्रीन ब्लू वाला प्राइमरी का है, सेकेंडरी का और टर्शियरी का है। 1973 में 40% जो हिस्सेदारी है हमारी वो प्राइमरी सेक्टर से आ रही है, 10% हिस्सेदारी सेकेंडरी से आ रही है, और पीछे बची जो 50% हिस्सेदारी है वो टर्शियरी से आ रही है। अब आप देखो टर्शियरी का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 60-70%। इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है आपका लगभग 20%, और इधर कितना आ रहा है, 10%। मतलब इंडिया में अब जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, टर्शियरी सेक्टर। तो इंडिया एक तरह से आप बोल सकते हो डेवलपिंग या डेवलप कंट्री हो चुकी है। शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो 1973 में 71% लोग प्राइमरी सेक्टर में थे, और आज कितने, 44। मतलब एम्प्लॉयमेंट में कम हुआ है, वैसे जीडीपी के अंदर भी कम हुआ है। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 31। इसको एक ऐसे चार्ट से देख दो, शेयर जीडीपी शेयर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। जीडीपी कितनी है हमारी, जीडीपी हमारी जो है वो आज के समय कितनी है,
ठीक है, जीडीपी हमारी देखो 1973 में कितनी है, 5 लाख करोड़ की, और यहां पर कितनी है, 50 लाख करोड़ या 55 लाख करोड़ की। शेयर की बात करोगे तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर 40% है, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर 12% है, टर्शियरी सेक्टर का शेयर 48% है। यही 30 साल बाद देखो प्राइमरी सेक्टर का शेयर कम हो गया 12%, सेकेंडरी सेक्टर का शेयर बढ़ गया 20%, और टर्शियरी सेक्टर का शेयर बहुत ज्यादा बढ़ गया 68% हो गया। मतलब प्राइमरी सेक्टर में कमी आई, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अंदर बढ़ावा मिल रहा है। इसका मतलब इंडिया जो है वो ट्रांजिशन कर रही है अंडर डेवलपिंग से डेवलपिंग और डेवलपिंग से डेवलप। एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात करोगे तो 73 के अंदर 71% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंगेज थे, 11% लोग सेकेंडरी सेक्टर में इंगेज थे, 18% लोग टर्शियरी सेक्टर में इंगेज थे। अब बात देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर कमी आई, सिर्फ 44% लोग प्राइमरी सेक्टर में, जहां पहले 70% थे, सेकेंडरी सेक्टर में 25% हो गया, और टर्शियरी सेक्टर में 31% हो गया। अच्छा, होना क्या चाहिए, जितना शेयर है उतना ही एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी सेक्टर 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एम्प्लॉयमेंट भी 40% लोगों को दे, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो 12% ही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कितना 40% लोगों को दे रहा है। इसका मतलब ज्यादा लोग कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वही टर्शियरी सेक्टर का देखोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा है और एम्प्लॉयमेंट कम है। तो एग्रीकल्चर के अंदर जो लोग हैं प्राइमरी सेक्टर में वो लोग ज्यादा है लेकिन प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, वही टर्शियरी सेक्टर में लोग कम है लेकिन प्रोड्यूस ज्यादा कर रहे हैं। इसके क्या कारण है? इसके ये कारण है कि एग्रीकल्चर के अंदर आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, और टर्शियरी सेक्टर के अंदर क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा भरोसा करते हैं तो लोग वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो कम लोग वहां पर ज्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसको हम डिटेल में आने वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन, जिसके अंदर हमने आज पढ़ा जीडीपी क्या होती है, फिर हमने हिस्टोरिकल चेंजेस पढ़े, और फिर हमने पढ़ा शेयर, फिर हमने पढ़ा इंडिया की जीडीपी कितनी है, शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन जीडीपी, अलग अलग सेक्टर्स का जीडीपी के अंदर कितना शेयर है, और एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, कितने सेक्टर का कितना एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, हमारा अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा फ्राइडे शाम 4 बजे, और उसके अंदर हम इसका लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर के अंदर ज्यादा लोग होने के बावजूद भी कम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टर्शियरी सेक्टर में कम लोग होने के बावजूद भी ज्यादा क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं। और उसके बाद हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आई होप आपको आज की क्लास ये पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको फ्राइडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।